एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम का चैप्टर चल रहा था उसके ऑब्जेक्टिव्स पर। और ये गाइड हमने कंप्लीट करनी है और हम यहाँ पर तकरीबन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल हम स्टडी कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेबस इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि सिलेबस जो होता है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक होता है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए, अपनी पब्लिक एग्जामिनेशंस के लिए और अपने नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। इन सिलेबस डिटेल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, डिटेल ऑफ कंटेंट आर नॉट प्रोवाइडेड एंड डिटेल ऑफ मेथड ऑफ रीचिंग आर नॉट प्रोवाइडेड एंड बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मैगर। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था पेपर में, तो इसको याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किसने दिए थे, वो मैगर ने दिए थे। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय मैगर। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बोथ मैगर ने दिए और कब दिए, 1975 में। ओके जी। द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ बुक। ओके यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिटेल बताती चलूँ कि जो यहाँ पर मेंशन भी है कि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 1975 में दिए गए थे। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमने बात की। फिर है हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो इनकी डिटेल्स जो है वो आपके सामने दी गई है कि डेविस ने 1976 में दिए थे और एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव जो है वो आइजर ने 1985 में दिए थे। तो इनको आप लाजमी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर्स में आ चुके हैं। अ टेक्स्ट बुक, व्हाट इज़ अ टेक्स्ट बुक? अ टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं जी? कवर्स ऑफ कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशनल लेवल, फुलफिल द वेरी लीस्ट एजुकेशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्कस डिटेल ऑफ टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशनल लेवल। तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो हमारा कंटेंट होता है बेसिकली, जिसमें डिटेल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया गया होता है। ठीक है। इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वर एस्टैब्लिश इन 1962। In the educational literature of the Arabs, which of the following stand for the curriculum Minhaj? सीरत और ये निसाब और आलम जो हैं वो हमारे पास एजुकेशन जो थी वो लिटरेचर ऑफ अरब में नहीं मेंशन था। The important component of curriculums are, there are 3 or 4 curriculum component. First of one is objective, content, method and evaluation. इसको आप इसका एक्रोनियम बना लें OCME के नाम से, ठीक है, या फिर इसको आप आगे पीछे करके कोई भी एक्रोनियम बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कम, तो ये एक्रोनियम आप याद रखिएगा और आपको इस तरह से याद रहेगी इसकी डिटेल कि कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या है, कम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ करिकुलम। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। अभी मैंने आपको बताया कि आप इसका एक्रोनियम याद रखें, कम। ये हमारे पास डिटेल हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एजुकेशन और करिकुलम के फुलफिलमेंट में। During the determination of the curricular objectives, social needs are primarily considered, social values and now emerging social needs and primarily considered। तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी इसमें। The process of curriculum is, जो प्रोसेस होता है करिकुलम का वो क्या होता है, वो डायनामिक होता है। ऐसा नहीं है वो परमानेंट एक ही चीज़ बना दी गई हो, इसी तरह फिक्स कर दिया गया हो और स्टैटिक कर दिया गया हो, यानी कि एक ही चीज़ जो साकिन हालत में मौजूद है, बस एक ही पहले दिन बना और आखिरी दिन तक वो चलता रहा, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये डायनामिक होता है, फ्लैक्चुएट करता रहता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड। मेजरमेंट इज़ द डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इवैल्यूएशन। देखिए सबसे पहला जो इवैल्यूएशन का जो पार्ट होता है वो क्या डायमेंशन इसकी क्या होती है कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं, नहीं। जाहिर है पूरा जो प्रोसेस हम चला रहे हैं उसका मेन मकसद क्या होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव से इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वही आपको बताएगा कि आया वो अचीव हुए हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज़ नॉट कंसर्न विद मेजरमेंट। कंपैरिजन भी यूज़ किया जाता है, जो क्वांटिटी है, नंबर भी है और स्टैंडर्ड भी है। तो अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रेट है जिसका कंसर्न ही नहीं है मेजरमेंट से, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स का। बिकॉज 10/10 मार्क्स जो है इसका स्टैंडर्ड का उसके साथ कंसर्न नहीं होगा, ये इससे लिंक नहीं रखता। ठीक है।
यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट मौजूद नहीं है। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड वाइलिंग, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है, अभी हमने बताया कि ये डायनामिक होता है और इसके अलावा ये स्टैटिक नहीं होता है, इंफॉर्मेटिव तो ज़रूर होता है, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंटल होती है वो कॉन्टीन्यूस एंड वाइलिंग होती है, यानी कि चलती रहती है, ठीक है। और वायर की तरह होती है, जैसे वायर हमारी होती है उसी तरह से ये भी होती है। स्कूल वाइड आउटकम्स में बी क्लासीफाई अंडर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। स्कूल्स में सबसे पहले जो हम स्कूल का क्राइटेरिया अगर हम बिल्ड करते हैं तो स्कूल में मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव का असूल होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे हासिल हो रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, स्कूल से ही करते हैं। तो इसलिए इसका जो स्कूल वाइड आउटकम्स होते हैं उनको हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड एसएलओस या स्कूल स्टैंडर्ड जो हमारे हैं वो लर्निंग आउटकम्स के वो आ जाएंगे इसमें, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं। लेकिन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मेन है, बिकॉज गोल्स जो है वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव उधर से अचीव किए जा रहे होते हैं, ठीक है। इवेल्यूएशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, अभी हमने बात की क्यों कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें बार बार अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इवेल्यूएट करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे और इस तरह से डिफरेंट टाइम पे हम इवेल्यूएट कर लेते हैं। जैसे हम स्टार्टअप में इवेल्यूएट करते हैं, फिर हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन करते हैं एंड देन वन हम समेटिव इवेल्यूशन कर लेते हैं। विच आर द प्रोसीजर ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है। जजमेंटल हमारे पास प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है और कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर होता है। ये इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह से कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो जजमेंटल का मतलब होता है कि आप जज कर लेते हैं हमारे अरबाब अख्तियार के ये चीज़ें अच्छी हैं, हमने ये पढ़ानी है और इनका ज़रूरी है पढ़ाना। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल का मतलब, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि आया ये हमारी सोसाइटी में काम करेगा या नहीं करेगा, तो उन्होंने एक पायलट स्टडी कर ली जैसे पायलट स्कूल्स में, तो वहाँ पे आ गया। उसके बाद एनालिटिकल के एनालिसिस किया, फिर उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज बनाई, डिफरेंट डाटा इकट्ठा किया और उसको एनालाइज करने के बाद ही पता चला कि आया हमारी सोसाइटी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहिए, किस तरह का कंटेंट हमें देना है। एंड देन हमको कंसेंसुअल भी हो जाते हैं, तो कंसेंसस देखते हैं अपने कि वो कौन कौन से हैं। ओके जी, आगे हम बात करते हैं। करिकुलम आर द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी विच द स्कूल स्पॉन्सर फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव, इट इज़ सेट बाय एल्बर्ट एंड एल्बर्टी। और उसके बाद आता है मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेड बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज़ एक्टिविटी सब्जेक्टिव इंटीग्रेटेड। जो हमारे पास इस वक्त जो मॉडल है वो यही चीज़ें हैं, एक्टिविटी से पढ़ाते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है हमारे पास। स्टार्टअप यानी कि हम अगर ईसीई और नर्सरी की बात करते हैं तो एक्टिविटी है, फिर 2, 3 एंड 4 क्लास से इंटीग्रेटेड करिकुलम चलता है एंड देन सब्जेक्टिव करिकुलम भी ऑल मौजूद होता है, ठीक है जी। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान नेशनल करिकुलम कमेटी है। ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, तो हम क्या कहेंगे, ब्रॉड जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम है, हमारी जनरल स्टेटमेंट है हमारी, तो वो एम्स है। आई थिंक ये गोल्स गलत है, ठीक है। जो ब्रॉड फील्ड है हमारी वो एम्स होती है। करिकुलम इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्लान होता है, हमेशा ये लाइन याद रख लें कि ब्लूप्रिंट और प्लान होता है ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर, के वो लर्नर के एक्सपीरियंस को मीट करता है। Which education policy suggested to give equal weight to general साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो 1972 की ऐसी पॉलिसी थी जिसमें साइंस एंड जनरल दोनों को इक्वल वेटेज दी गई थी और इसका मेन पर्पज़ ये था कि साइंस का जो हमारा लेवल है उसको बढ़ाया जाए, आर्ट्स का कम किया जाए। तो ठीक है जी। और 1972 जो थी वो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे वो पीरज़ादा साहब थे, हाफिज़ पीरज़ादा साहब, तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक इट सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर। ओके, ये क्यों है, क्योंकि हम अपने कल्चर से ही हासिल करते हैं।
हम अपनी सोसाइटी से ही लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं। जैसे अभी ये लेटेस्ट अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो अभी जो रूल पास हो रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, तो वो चीज़ें हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो हम उन्हें पास भी नहीं करेंगे, हम उस तरह की एजुकेशन भी नहीं देंगे। लाइक दैट हम लिबरल एजुकेशन जो है या बहुत ज़्यादा ऐसी एजुकेशन जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, किसी और कल्चर के मीट कर रही है, उसको तो हम नहीं देंगे। अब हमारी जो इस्लामिक इक़दार हैं, ऑब्वियसली हम वहाँ पे किसी और मुआशरे का इल्म जो है वो नाफिज नहीं कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमिन्ड बाय इवैल्यूएशन, कि कितना इफ़ेक्टिव रहा, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, सोसाइटी में कितने रिजल्ट आए, उससे कुछ लर्न हुआ या नहीं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इवैल्यूएशन बताता है। द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय टेलर। ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिससे हम हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हम किस तरह किसी बच्चे में किरदारी मकासद जो है ना, इन्हें कहा जाता है कि उनके किरदार में क्या तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एसएसटी का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं या इस्लामियात का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनका बिहेवियरल चेंज कितना होगा, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम इवेल्युएट करते हैं। ये मॉडल दिया था टाइलर ने। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ क्लासरूम इज़, जी इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू टीच द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो है वो बताती है क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन को पढ़ाना है और किस लिए पढ़ाना है, ठीक है। फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्या करती है फिलॉसफी, क्वेश्चन क्या करती है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अब वो हमारे मकसद के मुताबिक है या नहीं। तो जो करिकुलम होता है फिलॉसफी का, उसका कंसर्न सिर्फ इस क्वेश्चन से होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारा पर्पस क्या है, किस तरह से हम जीना चाहते हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम दायमी उलूम हासिल करेंगे या हम सिर्फ दुनियावी उलूम हासिल करेंगे, तो या हमने इन दोनों के दरमियान में रहना है। क्योंकि हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी में बिलीव रखते हैं तो हमारा जो सोसाइटी है वो ज़रा डिफरेंट होगी, हमारा वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा, बाकी सोसाइटीज़ का डिफरेंट होगा। A statement that doesn't permit different interpretation falls under objectives and साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या हेल्प करती है जी, वो ये हेल्प करती है कि किस तरह हम डेवलप करेंगे एक लर्नर की नेचर को, किस तरह डेवलप कर सकते हैं, किस तरह उसके मूड को, उसकी नेचर को, किस तरह उसको एजुकेट करना है। तो ये तमाम फाउंडेशन जो हैं वो हम साइकोलॉजी से लेते हैं। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का कंसर्न सोसाइटी से होता है और ऐसे सब्जेक्ट जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ये सब्जेक्ट सेंटर जो होता है हमारे पास, उसको अगर हम देखें तो वो कंटेंट सेंटर बेसिकली हो जाता है। फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग अ करिकुलम इज़ अ करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं ना, तो इसी तरह से जब इसको बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये भी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। ये एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी। वट टाइप ऑफ करिकुलम इज़ द सिलेबस रिटन, ये होता है हमारे पास। आगे प्रायर प्लानिंग जो होती है, सबसे पहले यानी प्रायर प्लानिंग का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा जो है करिकुलम है जिसमें हम पहले से तैयार कर सकते हैं लेसन को, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट सेंटर होगा। बिकॉज लर्नर की चॉइस चलती है, एक्टिविटी में हम एट द स्पॉट कुछ भी चेंज हो सकता है। बच्चे खेल कूद रहे हैं, सरगर्मियाँ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रायर प्लानिंग जो है वो उसमें ही होती हैं। बेसिकली तो देखा जाए तो इनमें भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ हम मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकते हैं तो वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है। एक्सप्लेन किस में किया जाता है? सब्जेक्ट सेंटर में किया जाता है। ब्रॉड फील्ड किस में होती हैं, यानी कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज बातें कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, उन डिफरेंट फील्ड को टच कर सकते हैं, तो वो हम सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में करते हैं। रॉट लर्निंग यानी रट्टा हम कहाँ लगाते हैं? ऑब्वियसली सब्जेक्ट सेंटर में लगाते हैं। विच करिकुलम इज़ एम्फेसिस फॉर प्राइमरी क्लासेस, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी क्लासेस में एम्फेसिस किस पे किया जाता है? इंटीग्रेटेड करिकुलम। ये कौन सा करिकुलम होता है जिसमें हम 3 किताबें या 2 किताबों को इकट्ठा कर देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द बस्ता लोड, ठीक है, कि बच्चों का बस्ता लोड कम किया जाए, उनको एक ही जगह पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की किताबें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल। देखिए ये चीज़ समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम डेवलप कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को हायर लेवल पर,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, करिकुलम एट हायर लेवल पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है एंड इट एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटर जो है ना वो क्या है, अथॉरिटी हायर लेवल पे है। अब वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट लेवल पे इसका इंप्लीमेंट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ अथॉरिटी क्या हो गई, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड हो गया ये सारा का सारा सिस्टम। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, मैंने डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। ओके, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल। तो हॉरिजेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगर एक ही लेवल पे हों, मिसाल के तौर पर साइंस का कॉन्सेप्ट, मैथ का कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उर्दू का कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एक लेवल पे हैं। और अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, साइंस में एक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइट का कॉन्सेप्ट है, लाइट के बाद उस कलर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लाइट कैसे बनती है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट के हिस्से हैं। तो जो लाइन इस तरह से चल रही है, एक ही कॉन्सेप्ट पर एक ही लेवल पर चल रही है, 6 क्लास का स्टैंडर्ड है, तो वो क्या है, ये तमाम चीज़ें एक ही लेवल पे हैं, तो ये हॉरिजेंटल होगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चल रही है, डिफरेंट लेवल पे चीज़ जा रही है, यानी कि पहले 6 क्लास में हमने रोशनी का चैप्टर पढ़ाया या हमने उनको कलर ऑफ लाइट के बारे में बताया, फिर हमने उनका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया, उससे नेक्स्ट क्लास में मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दिया, हमने एक्सपेरिमेंट कराने शुरू कर दिए प्रिज्म के साथ। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी वर्टिकल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजेंटल होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो क्या है जी, हम यहाँ पे दे सकते हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नहीं होते, टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है और बिल्डिंग बहुत शॉर्टेज है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, क्या करती है, प्रिंट करती है जी हमारी किताबों को। व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन यूज टू इंप्रूव टू कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि जो दरमियान में किया जाएगा ना वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। जैसे हम दिसंबर टेस्ट लेते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं अपने सितंबर टेस्ट लेते हैं, या एक टीचर जो है वो मिड में टेस्ट लेता है बच्चों को स्टडी के बारे में बताने के लिए या डायग्नोस करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि मेरा स्टडी का जो लेवल है, ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका कितना इफेक्टिव है, नहीं तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन यूज टू इंप्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम, जब आफ्टर करिकुलम लेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा समेटिव होगा, कि हम क्या करेंगे कि इंप्रूव कर सके अपने बारे में। तो हम ओवरऑल सारी स्टडी करवाने के बाद एक पूरा प्रॉपर टेस्ट रखते हैं। आप ये समझिए एनुअल एग्जाम्स भी हो सकता है, एक प्रॉपर सेमिस्टर भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन, करिकुलम इंप्रूव, और जो शुड बी डैश प्रोसेस, ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है कि इसकी इम्प्रूवमेंट चलती रहती है। कभी हम कुछ चैप्टर्स डालते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं, क्यों चलती है, ताकि हम स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें, इन तमाम चीज़ों की वजह से। आई होप आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में तक अल्लाह हाफिज़, और इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और लाजमी अगर आपको कहीं इशू आते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।